नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका एक पेपर होता है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध। ये आपका सेकेंड ईयर में है और शिक्षा दर्शन पर आधारित आपके हर कोर्स में पेपर होते हैं। जैसे यदि आप देखें तो डीएलएड में, बीएड में और एमएड में शिक्षा का दर्शन के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाती है, समाज के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर शिक्षक की जो पत्रोबादी परीक्षा होती है या डिग्री होती है या डिप्लोमा होता है, वहाँ पर आपको जरूर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कंपलसरी है और एमएड में, बीएड में, डीएलएड में शिक्षा का जो अर्थ है वो कभी भी बदलता नहीं है। तो सबसे पहली यूनिट जो होती है वो हमेशा है कि आपकी शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्य और उसके महत्व। तो इसी प्रकार से हम डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए यदि बात करते हैं तो समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध, और बीएड में कंटेम्प्रेरी इमर इशू इन इंडिया, और इसी तरह से एमएड में भी शिक्षा दर्शन के परिप्रेक्ष्य में है, फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टस में एजुकेशन है जो आपका। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी पूछी जाती हैं और साथ ही आपके फर्स्ट ईयर में भी पूछी जाती हैं। हर सेमेस्टर में शिक्षा से रिलेटेड जो पेपर होते हैं उसमें आपको शिक्षा का अर्थ जरूर पूछा जाता है। आपके मनोविज्ञान में भी पूछा जाता है, बाल विकास में भी पूछा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध में जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, और सभी कोर्सों में यूनिट फर्स्ट जो है उसमें शिक्षा का अर्थ और उसका महत्व और उद्देश्य पूछा जाता है, जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो यदि हम वैदिक काल की बात करें या भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तो प्राचीन काल में शिक्षा का अभिप्राय जो था वो आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश के साधन के रूप में लिया जाता था। पहले हमें अगर किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता था, हम सीखते थे, तो वो शिक्षा कहलाती थी। समय समय पर हमने देखा कि शिक्षा का अर्थ और महत्व जो था वो बदलता जा रहा था और आधुनिक समय में शिक्षा जो है वो एक गत्यात्मक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया और गतिशील प्रक्रिया बन गई है और ये लाइव प्रोसेस हो गई है। पुराने समय में शिक्षा जो होती थी वो बाल्यकाल में ही दी जाती थी और उसके बाद युवावस्था तक आपकी शिक्षा चलती थी। बाकी शिक्षाएं भले ही आप सीखते जाते थे, लेकिन आपकी उम्र जो होती, उम्र के साथ साथ शिक्षा की जो प्रक्रिया थी वो थोड़ा सा रुक जाती थी। अब शिक्षा शब्द का प्रयोग अगर हम बात करते हैं तो तीन रूपों में किया जाता है। पहला है ज्ञान के लिए, दूसरा है मानव के शरीर और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, और तीसरा जो होता है वो पाठ्यचर्या के एक विषय के लिए किया जाता है, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो शिक्षा को जब हम विषय के रूप में लेते हैं तब यही जो पेपर है आपका वो शिक्षा शास्त्र कहलाता है। शिक्षा शास्त्र में शिक्षा की प्रक्रिया में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ आपकी होती है शिक्षक, दूसरा होता है आपकी शिक्षार्थी। शिक्षक वो है जो पढ़ाता है, शिक्षार्थी वो है जो शिक्षा ग्रहण करता है, और सामाजिक परिवेश जो आपके आसपास का वातावरण होता है जिसमें उसे रह कर के शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, और साथ ही पाठ्यचर्या का विस्तृत अध्ययन करना होता है कि आपका एक सिलेबस या करिकुलम बना दिया जाता है और उसके आधार पर आपको पढ़ाई करनी होती है, और हर स्टैंडर्ड पे आपका जो सिलेबस होता है वो अलग होता है। तो ये आपका शिक्षा का अर्थ है। अब अगर हम आगे समझें तो शिक्षा शब्द जो है उसको अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे विष्णु पुराण में सबसे प्राचीन जो आपकी परिभाषा है वो ये है कि विद्या वो है जो मुक्ति दिलाए। विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इज मैन। फिर इसके बाद आपका टैगोर जी ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके और उसे अपना बना सके।
और उसको अभिव्यक्त भी कर सके। मतलब उनका ये कहना है कि शिक्षा केवल शिक्षित होना ही नहीं है, आप अपनी शिक्षा को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये उत्तम शिक्षा है। फिर अरस्तु ने ये कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करती है, जिससे वह परम सत्य शिव सुंदर के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सकता है। मतलब शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वो हर चीज को, यहाँ उन्होंने धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बात की है कि ईश्वरीय और आध्यात्म के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज ली है कि प्रत्येक वस्तु को देखने का जो नजरिया है एक शिक्षित व्यक्ति का अलग होता है और अशिक्षित व्यक्ति का जो है वो अलग होता है। अब हम आते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो व्यापक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शिक्षा का अर्थ जो है वो उन सभी अनुभवों से है जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है और जो प्राकृतिक वातावरण, परिवार और थोड़ी आयु बढ़ने पर युवक जो है वो समाज में भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और फिर वातावरण के साथ एक सामंजस्य स्थापित करता है और अलग अलग अनुभवों से भी वो सीखता जाता है। व्यापक दृष्टि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो है शिक्षक और शिष्य दोनों ही होता है, क्योंकि वो अपने से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। इस प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता है। टी रेमंड ने जैसे लिखा था कि शिक्षा विकास का वो क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है, परिपक्वावस्था तक चलता है, जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि हर स्टेज पर व्यक्ति सीखता हुआ जब अपने को परिपक्व बना लेता है तब सही मायने में उसकी शिक्षा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार अनुभवों के आधार पर अपने को विभिन्न वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना ही जो है वो शिक्षा कहलाता है। अब शिक्षा के व्यापक अर्थ में अगर हम समझते हैं तो वो सभी प्रभाव आते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। इसमें मैकेंजी ने ये लिखा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। मतलब हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों का ये भी कहना है कि शिक्षा केवल घर या विद्यालय तक ही सीमित नहीं होती है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और इस दृष्टि से प्रत्येक प्राणी जो होता है वो शिक्षा को विद्यार्थी है और संपूर्ण जीवन जो होता है शिक्षा काल है। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग भी कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हम प्रकृति से सीखते हैं, बालक से सीखते हैं, जानवरों से सीखते हैं, हर तरह की चीज़ों से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। अब शिक्षा के महत्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ एजुकेशन है कि शिक्षा की आवश्यकता पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा ही सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज होती है और शिक्षा का महत्व ही उसका कार्य हो जाता है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके उसका चारित्रिक निर्माण करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम नैतिक शिक्षा सीखते हैं या छोटे से बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं या घर में बहुत सारी चीज़ों को हम उसको बताते हैं और सही गलत का जब हम ज्ञान देते हैं तो दिन ब दिन उस बच्चे में सुधार आता है और वहाँ से उसके चरित्र का निर्माण होता है और उसे सही और गलत का ज्ञान पता हो जाता है। तो मानवता का पाठ भी जो है वो शिक्षा सिखाती है। अब अगर हम महत्व की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि व्यक्ति से संबंधित महत्व जो होता है वो अलग होता है, समाज से संबंधित महत्व अलग होता है, राष्ट्र संबंधी महत्व अलग होता है और प्राकृतिक वातावरण संबंधी महत्व अलग होता है। तो इस प्रकार शिक्षा जो है वो जीवन के प्रत्येक अंग में हमेशा हमें काम आती है। अब व्यक्ति से संबंधित महत्व को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमारा सर्वांगीण विकास होता है व्यक्ति का, जिसमें आपका शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक सारे विकास होते हैं और इसमें भावी जीवन के लिए हमारी तैयारी भी होती है कि जब हम विकास करते हैं तो एक उत्तम नागरिक बनते हैं
और हम सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक जीवन जो है हमारा वो सुखमय बनता जाता है। साथ में हमारा नैतिक उत्थान भी होता है कि हमको अच्छी प्रवृत्तियां आती हैं और बुरी प्रवृत्तियों से हम दूर होते जाते हैं। और मानवीय गुणों का भी हमें विकास होता है, जैसे हमको घृणा, द्वेष, क्रोध, लालच, इन सब चीज़ों से हमको छुटकारा मिलता है, क्योंकि हमें शिक्षा के द्वारा ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। फिर आता है आपका समाज संबंधी महत्व। तो वहाँ पर आपका सामाजिक नियमों का ज्ञान होता है, क्योंकि हम समाज में रहने वाला एक प्राणी है और समाज में हमको कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, ये जब हम शिक्षित होते हैं या समाज शास्त्र पढ़ते हैं या हम गुरुकुल में या विद्यालय में जाते हैं, तब इन चीज़ों को हम सीखते हैं। फिर है आपका प्राचीन साहित्य का ज्ञान। तो इस साहित्य का ज्ञान भी हम तभी कर पाते हैं जब हम खुद स्वयं शिक्षित होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, तब हम चीज़ों को पढ़ने की चेष्टा करते हैं। और कुरीतियों के निवारण में भी सहायक होती है शिक्षा, क्योंकि यहाँ से हमें कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ जो है वो गलत है, इसका ज्ञान हमको हो जाता है। फिर सामाजिक भावना का विकास होता है, क्योंकि जब हम शिक्षित होते हैं तब हमें प्रेम, परोपकार, दया और भाईचारे की भावनाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं और इनका सही उपयोग करना हम सीखते हैं। ये भावनाएं अशिक्षित व्यक्तियों में भी होती हैं, लेकिन इनका सही प्रयोग हमें कैसे करना है, यह हमें शिक्षा सिखाती है। सामाजिक उन्नति में भी सहायक होती है, क्योंकि जब हम अपनी क्रियाओं, तथ्यों का लेखा जोखा साहित्य के रूप में लिखते हैं, तब अगली पीढ़ियों को उनकी कमियों का ज्ञान होता है और वो उनको कमियों को दूर कर पाते हैं। सभी धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण आता है, क्योंकि हम सभी धर्मों के बारे में समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं और ये निश्चय कर पाते हैं कि कौन से धर्म में कौन सी चीज़ बताई गई है। फिर राष्ट्र संबंधी महत्व ये होता है कि धर्म, जाति, राज्य, भाषा, रीति रिवाज, पहनावा, ये सब देखते हुए भी हम अपने देश के बारे में हमें ये पता चलता है कि भावनात्मक एकता जो होती है वो होती है, और अलग अलग रूपों में होने के बाद भी सभी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही पाई जाती हैं। कुशल नागरिक बनते हैं हम, क्योंकि हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। साथ में राष्ट्रीय विकास होता है, क्योंकि जब सारे नागरिक अच्छे होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, तो हमारे राष्ट्र का विकास होता है। और साथ में राष्ट्रीय एकता होती है, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद नहीं होती और धर्मनिरपेक्षता होती है, और सभी एक दूसरे के धर्म को अपना करके किसी का विरोध ना करते हुए अपने अपने धर्म के साथ सभी मिलजुल करके रहते हैं। फिर आता है आपका सार्वजनिक हित संबंधी। तो हमेशा शिक्षा ये बताती है कि बाकी चीज़ों को अलग रखिए, लेकिन जहाँ पर भी सार्वजनिक बात आती है तो सभी के हित की बात सोचनी चाहिए, और वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी हमारे पास यहीं से आती है। फिर आता है आपका राष्ट्रीय आय संबंधी। तो जब यहाँ के आपके देश के लोग आत्मनिर्भर होते हैं, तो राष्ट्रीय आय भी आपकी बढ़ती है। साथ में अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होता है तब उसे ये भी पता है कि आपके अधिकार क्या हैं और आपके कर्तव्य क्या है। और वातावरण संबंधी महत्व ये होता है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी थोड़ा स्ट्रांग होता है और वातावरण के साथ वो एडजस्टमेंट कर पाता है, समायोजन को कर पाता है। और साथ में वातावरण में परिवर्तन, तो जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल पाता वो अपने आसपास के वातावरण को चेंज कर लेता है। और कई बार हमें ये देखने में आया है कि जो बहुत सारी चीज़ें गलत होती रहती हैं समाज में, उनको बहुत से अच्छे लोग मिल कर के उसको सुधारते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि व्यक्ति पर नियंत्रण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। और शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है और इसमें विकास की एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बालक से लेकर के मृत्यावस्था तक, वृद्धावस्था तक हमेशा निरंतर विकास करता है और हर क्षेत्र में करता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मानसिक, हर तरह का, राजनीतिक, हर तरह का और नैतिक विकास।
तो ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा सिखाती है। तो शिक्षा के आपने उद्देश्य देखे, शिक्षा का अर्थ देखा, शिक्षा का महत्व देखा। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप इसको बहुत अच्छे से, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।